आज की कहानी एक ऐसी कहानियों में से एक है जिसे सुनकर सिर्फ दुख होता है, तकलीफ होती है। जहां आज हम डिजिटल भारत की बात करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए इतने जागरूक हैं, वहीं आज भी तरक्की के इस दौर में कितने लोग ऐसे हैं जो जाति पाति और ऊंच नीच के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे जानकर आपको शायद बहुत अफसोस होगा। यह कहानी ये सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है। लोग किसी की खुशियों से इतना जलते क्यों हैं, खासकर वही लोग जिसे अपना सबसे करीबी और अपना हमदर्द माना जाता है। वही लोग भरोसा तोड़ते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। वही लोग कई बार किसी की खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। यह कहानी एक हंसते खेलते शादीशुदा जोड़े की है, जो अपने घर आने वाले एक नन्हे मेहमान के इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठे थे। लेकिन अफसोस, उस नन्हे मेहमान के आने से पहले ही उस खुशहाल जोड़े के साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी तेलंगाना की है। 14 सितंबर 2018 को तेलंगाना का एक छोटा सा टाउन है मिरियालागुड़ा। इसी मिरियालागुड़ा टाउन में उस दिन एक भयानक घटना घटित हुई। इस टाउन में आमतौर पर हमेशा बहुत शांति रहती है। यहाँ पर जल्दी कोई क्राइम, कोई खून खराबा नहीं होता। लेकिन 14 सितंबर को जो घटना हुई वो वहाँ के रूटीन के खिलाफ थी। किसी ने भी शायद इस बारे में सोचा नहीं था। ये घटना वहाँ के जीवन शैली से बिल्कुल अलग हटकर हुई थी। मिरियालागुड़ी टाउन में एक हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में आम दिनों की तरह ही मरीजों का आना जाना चल रहा था, और रूटीन के मुताबिक वहाँ थोड़ी बहुत चहल पहल थी। वहाँ एक 20 से 22 साल की लड़की, जिसकी शादी अभी हाल ही में हुई थी और वो गर्भवती थी, तो वो उस हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए आई थी। उसके साथ में उसका पति था और उस लड़की की माँ भी थी। वो तीनों उस लड़की की रूटीन चेकअप करवाकर उस हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहे थे। हुआ यह था कि माँ बेटी पीछे थी और उनका दामाद आगे चल रहा था। लेकिन कुछ लोग थे जो उन तीनों का पहले से ही बाहर छुपकर इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले उन तीनों के बारे में जान लेते हैं। 21 साल की अमृता वर्षिणी बेसिकली तेलंगाना के नालगोंडा जिले के मरियालागुड़ा की रहने वाली थी। अमृता के पिता टी मारुति राव शहर के बड़े बिल्डरों में गिने जाते थे। वो डिस्प्यूटर ज़मीनों को औने पौने दामों में खरीदते थे और उस पर बिल्डिंग बनाकर बेच देते थे। इस बिजनेस के कारण उनके घर में पैसों की बारिश होती थी। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी। टी मारुति राव के 2 बेटे, बेटियों में अमृता बड़ी थी, छोटा उसका भाई था। अमृता के घर के पड़ोस में तरुल बाला स्वामी रहते थे। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। बाला स्वामी के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। पति पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे। 23 साल का प्रणय कुमार सबसे बड़ा था। वो एक हैंडसम और गबरू जवान था। प्रणय पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था और मेहनती होने के साथ साथ बहुत मिलनसार और हंसमुख भी था। बात उन दिनों की है जब प्रणय 4th क्लास में पढ़ता था। जिस कॉन्वेंट स्कूल में वो पढ़ता था उसी में उसके साथ अमृता वर्षिणी भी पढ़ाई किया करती थी। चूँकि दोनों एक ही मोहल्ले और पड़ोस के ही रहने वाले थे, तो इसलिए उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। जब दोनों जवानी के दहलीज पर दस्तक दे रहे थे, तभी इन दोनों ने एक दूसरे के दिलों में अपना मकाम बना लिया था। वक्त के साथ साथ अब हालत ये हो गई थी कि जब तक दोनों एक दूसरे को देख नहीं लेते थे, उन्हें चैन नहीं मिलता था। वक्त के बढ़ते ही उनका प्यार भी गहराता गया और परवान चढ़ता रहा। प्यार का एहसास होते ही दोनों की जिंदगी के मायने ही बदल गए थे। दरअसल अमृता ऊंची जाति और एक बड़े घराने की लड़की थी, जबकि प्रणय अनुसूचित जाति से था और उसकी हैसियत के सामने कहीं भी नहीं ठहरता था। इसलिए अमृता हमेशा ही उन दोनों के प्यार को लेकर टेंशन में रहती थी। लेकिन प्रणय उसे हमेशा हिम्मत दिया करता था, और प्रणय की हिम्मत और हौसले को देखकर अमृता में भी हिम्मत आ गई थी। स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रणय और अमृता इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसके बाद अमृता और प्रणय ने 2018 में ही जनवरी में घर वालों से छुपकर उन्हें बिना बताए आर्य समाजी तरीके से शादी कर ली थी। शादी तो कर ली थी, लेकिन शादी के बाद भी वे दोनों अलग अलग पहले की तरह ही रहते थे, जिससे कि कोई उन पर शक न करे। अमृता और प्रणय भले ही अपने प्यार को छिपाए हुए थे, उन्हें लग रहा था कि किसी को भी उनके प्यार की भनक नहीं लगेगी, लेकिन यह राज ज्यादा दिनों तक उनके परिवार वालों से छुप नहीं सका।
उनके प्यार का राज एक दिन सबके सामने खुल ही गया। जिस बात का डर अमृता को सता रहा था वही हुआ। उसके पिता टी मारुति राव को जब पता चला कि उनकी लाडली बेटी ने छोटी जाति वाले एक मामूली लड़के से आर्य समाजी मंदिर में शादी कर ली है, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर उनकी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, उन लोगों को बताए बगैर। और ऐसा सिर्फ टी मारुति राव ही नहीं, बल्कि अमृता का पूरा परिवार उसकी इस हरकत से हैरान रह गया था। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी ने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उसके पिता टी मारुति राव को ही हुआ था, जिन्होंने अपनी बेटी पर आंख मूंद कर विश्वास किया था। मारुति राव ने अपनी बेटी की शादी के बहुत सपने देखे थे। उन्होंने सोचा था कि इकलौती बेटी है, उसकी शादी शान से करेंगे ताकि लोग देखते रह जाएं। लेकिन बेटी अमृता ने उनके सपने को चकनाचूर कर दिया। टी मारुति राव बेटी की शादी को मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने पत्नी के जरिए अपनी बेटी को समझाने का प्रयास भी किया था कि वो जो गलती कर बैठी है उसे भूलने की कोशिश करे और पढ़ने में अपना मन लगाए। समय आने पर वो खुद एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन अमृता कहाँ उनकी बात मानने वाली थी। उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। और उधर दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ प्रणय के साथ भी हुआ। जब प्रणय के पिता बाला स्वामी को बेटे की इस चाहत के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए कि वो ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता है। झोपड़ी में रहकर उसने महल वालों से दुश्मनी कर ली। उन्होंने अपने तरीके से प्रणय को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, उसे अपनी औकात और अमृता की ऊंची हैसियत के बारे में आईना तक दिखाया। लेकिन प्रणय एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बाला स्वामी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। अब तक अमृता अपने माँ बाप के पिंजरे में कैद हो चुकी थी। अब उस पर कड़े पहरे बिठा दिए गए थे। उसकी मनमानियों को देखते हुए उसे कहीं आने जाने और प्रणय से मिलने की इजाज़त नहीं थी। मगर वो हमेशा इसी ताक में रहती कि कब उसे मौका मिले और वो इस कैद से भागे। और आखिरकार एक दिन अमृता पिता की बंदिश तोड़कर प्रणय के साथ फरार हो गई। बेटी की इस हरकत ने टी मारुति राव को एक बार फिर से गहरी चोट पहुंचाई थी। राव कोई छोटी मोटी हैसियत वाले इंसान नहीं थे, बल्कि वो शहर के रसूखदार आदमी थे। बेटी की इस हरकत से समाज में मारुति राव की काफ़ी बेइज्जती हो रही थी। वो इस अपमान को आसानी से भूलने वाले नहीं थे। बेटी को वापस लाने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर पैतरा आजमा रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्रणय को बेटी का साथ छोड़ने के लिए 3 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का ऑफर दिया। उन्होंने सोचा था कि इतनी बड़ी रकम का ऑफर पाकर प्रणय की आंखें चौंधिया जाएंगी और प्रणय अमृता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई। प्रणय ने टी मारुति राव का 3 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। और इतना ही नहीं, प्रणय ने टी मारुति राव से साफ शब्दों में कह दिया कि जमाना चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं अमृता को कभी अपने से जुदा नहीं होने दूंगा और उसके मरने के बाद ही अमृता उससे अलग हो सकती है। मारुति राव मायूस वापस लौट आए, लेकिन वो जानते थे कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। वो ये बात अच्छे तरीके से जान गए थे कि प्रणय के जिंदा रहते हुए अमृता कभी भी घर वापस नहीं लौटेगी। इसलिए अब उन्होंने अपना पैतरा बदला और प्रणय को ही रास्ते से हटाने की प्लान बनाने में लग गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रणय को ही खत्म कर दिया जाए, जिससे अमृता की जिंदगी से प्रणय नाम का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। इसके लिए मारुति राव ने खतरनाक योजना बना ली। अपनी योजना की कामयाबी के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को अपने प्लान में शामिल किया। प्रणय की रूटीन पर नज़र रखने का काम उनकी पत्नी को सौंप दिया गया, क्योंकि वो अमृता से आसानी से संपर्क कर सकती थी। इधर अमृता को घर छोड़े करीब 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन अमृता की माँ ने अमृता को फ़ोन किया। उस दिन अमृता ने अपनी माँ से लंबी बातचीत की। माँ से बात करके उसका मन काफ़ी हल्का हो गया और जब यह बात प्रणय को पता चली तो वो भी बेहद खुश हुआ। वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि अमृता किसी तरह खुश रहे, और अगर अब अमृता अपनी फैमिली वालों से बात करके खुश थी तो इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती थी उसके लिए। उस दिन से हर तीसरे दिन अमृता के पास उसकी माँ का फ़ोन ज़रूर आता था। वो माँ बेटी आपस में लंबी लंबी बातें किया करती थी। अमृता से हुई सारी बातें उसकी माँ अपने पति टी मारुति राव को बता देती थी। अमृता अब पूरी तरह से टी मारुति राव के चक्रव्यूह में घिर चुकी थी। उसे विश्वास में लेने के लिए टी मारुति राव ने एक दिन अमृता को फ़ोन किया और उन्होंने अमृता से कहा कि मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, बस मैं तो ये चाहता था कि तुम्हारी शादी मैं खूब धूमधाम से करूं।
मुझे तुम्हारे प्रणय से शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बस मेरे कुछ सपने थे जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए देखे थे, और अब समाज को दिखाने के लिए सोचता हूँ कि तुम दोनों की शादी धूमधाम से करा दूँ। इससे समाज में मेरी इज्जत भी बनी रहेगी और लोग मुझ पर उंगलियां भी नहीं उठाएंगे। अमृता को अपने पिता की बात अच्छी लगी। उसे लगा कि उसके पापा ठीक कह रहे हैं। वो पूरी तरह से अपने पिता की बातों में आ गई थी। उसने सोचा कि उसके पिता के मुताबिक एक बार समाज में भी शादी हो जाए तो दोनों परिवार गर्व से सिर उठाकर जी सकेंगे। कुशल बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स की काली सड़क पर चलने वाले मारुति राव शतरंज की दूसरी चाल भी जीत चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को अपनी बातों से फुसला लिया था और पूरी तरह से अमृता को अपनी साजिश में फंसा लिया था। इसके बाद टी मारुति राव ने सुपारी किलर अब्दुल बारी को प्रणय की हत्या करने के लिए 1 करोड़ की सुपारी दे दी। मारुति राव कोई भी काम अकेले नहीं करते थे, बल्कि वो अपने हर काम में अपने दोनों भाइयों श्रवण राव और समुद्रला राव को भी शामिल करते थे, और सभी कामों में वे उन दोनों भाइयों से सलाह मशवरा करते थे। प्रणय की सुपारी भी इन्होंने अपने दोनों भाइयों से सलाह मशवरा करके ही दी थी। मारुति राव ने सुपारी किलर अब्दुल बारी को पेशगी के तौर पर 15 लाख रुपए दे दिए थे। रुपए मिलने के बाद अब्दुल बारी और असगर अली ने बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले अपने गैंग के एक सदस्य शूटर सुभाष शर्मा को काम सौंप दिया। अब्दुल बारी और सुभाष शर्मा ने प्रणय का अपहरण करके हत्या करने का प्लान बनाया। योजना बनाने के बाद वे लोग प्रणय की रेकी करने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा था कि वे लोग घटना को अंजाम दे सकें। यह घटना से करीब 7 दिन पहले की बात थी। इस बीच मारुति राव ने प्रणय की रूटीन पर नजर रखने के लिए पत्नी को लगा दिया। वो बेटी से बात करती रहती थी और प्रणय की जानकारी लेकर पति को बताया करती थी। इसी दौरान अमृता 5 मंथ की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, और इस बात की जानकारी अमृता की मां को पहले से ही थी। यह बात खुशी में अमृता ने ही अपनी मां को बताई थी। 14 सितंबर 2018 की सुबह अमृता के पास उसकी मां का फोन आया। बातचीत के दौरान अमृता ने मां को बता दिया कि वो आज शाम 4 बजे के करीब प्रणय के साथ रूटीन चेकअप के लिए मरियाला गुड़ा के हॉस्पिटल जाएगी। यह बात अमृता की मां ने अपने पति यानी राव को बता दी, और अमृता की मां ने अमृता से कहा कि शाम को मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे चेकअप के लिए हॉस्पिटल चलूंगी। अमृता को लगा कि उसकी मां को उसकी फिक्र है, इसलिए उसकी मां उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही हैं। वो अपनी मां से कहती है कि ठीक है, मेरे साथ आप भी चलना। लेकिन अमृता की मां तो प्रणय की पल पल की खबर अपने पति को देने के लिए ऐसा चाहती थी। उधर मारुति राव ने फोन के जरिए ये बात उन हत्यारों को बताई, और अब्दुल बारी ने असगर अली और असगर अली ने सुभाष शर्मा को। अब्दुल बारी और सुभाष ने आनन फानन में प्रणय का अपहरण करने का प्लान चेंज कर दिया। लास्ट मोमेंट में अब्दुल बारी ने ये काम सुभाष को सौंप दिया। सुभाष ने हॉस्पिटल के बाहर ही प्रणय को मौत के घाट उतारने की योजना बना ली थी। इसके बाद मारुति राव खुद को बेगुनाह और पाक साफ दिखाने के लिए एक चाल चलते हैं। 14 सितंबर को हत्या के दिन वो घटना से 3 घंटे पहले ज्वाइंट कलेक्टर के ऑफिस गए और अधिकारियों से मिले, ताकि ये साबित हो सके कि इस हत्याकांड में उनका कोई हाथ नहीं है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम 4 बजे अस्पताल से जब प्रणय अमृता का चेकअप कराकर बाहर निकला, उस समय अमृता अपनी मां के साथ प्रणय से कुछ कदम आगे चल रही थी। वहीं घात लगाए सुभाष ने प्रणय की गर्दन पर पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर उसे अमृता के सामने ही मौत के घाट उतार दिया। हत्यारों ने प्रणय के चेहरे, गर्दन और सीने पर कई वार किए थे। हमला इतना तेजी से और जोरदार हुआ था कि प्रणय को बचने और संभलने का मौका ही नहीं मिला। अमृता उन हत्यारों के सामने हाथ जोड़ती रही, अपने पति के जान की भीख मांगती रही, लेकिन उन जालिमों को अमृता पर बिल्कुल तरस नहीं आया। अमृता की मां भी अमृता के सामने बेहद शॉक्ड होने का ड्रामा कर रही थी। वो अमृता के सामने दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे अपने दामाद की हत्या का बड़ा दुख है, और इस तरह 24 साल के प्रणय को उन्होंने सबकी आंखों के सामने जिंदा काट डाला। और जब ये घटना हुई तो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो बहुत ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक थी। अब जब ये घटना हुई तो उस पूरे टाउन में सनसनी फैल गई। लोग दहशत में आ गए। ये खबर पूरे टाउन में जंगल में आग की तरफ फैल गई। पुलिस की जांच में शुरू से ही पुलिस की शक की सुई अमृता के पिता टी मारुति राव पर ही थी, और इसके अलावा अमृता ने भी आगे बढ़कर पुलिस को ये बयान दिया कि इस पूरे के पूरे हत्याकांड में उसके पिता ही मारुति राव और उनके भाई शामिल हैं। दुस्साहसिक तरीके से प्रणय की हत्या के लिए
पूरा तेलंगाना जल उठा। चूंकि प्रणय की हत्या सरेआम की गई थी, इसलिए पुलिस के प्रति लोगों में गहरा आक्रोश था। यह गुस्सा बढ़ता गया और अगले दिन उत्तेजित नगरवासियों ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को समझाया। एसपी रंगनाथ ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि आरोपी चाहे कितने भी ताकतवर हों, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इसके बाद ही प्रदर्शन कर रहे लोग शांत हुए थे। जन आंदोलन के भारी दबाव में आकर आरोपियों टी मारुति राव, टी श्रवण राव, टी समुद्रला राव, अब्दुल बारी, असगर अली, सुभाष शर्मा और मोहम्मद करीम को हफ्ते भर के अंदर अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भी भेज दिया गया। सभी आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। अधिकारियों ने राव बंधुओं को अलग अलग कमरों में ले जाकर अपने अपने तरीके से पूछताछ की। अधिकारियों के अनोखे तरीके से पूछताछ के आगे राव बंधुओं की एक नहीं चली। उन्हें पुलिस के सामने सच्चाई खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। टी मारुति राव ने पुलिस को बताया कि हाँ, मैंने ही 1 करोड़ की सुपारी देकर प्रणय की हत्या करवाई है, लेकिन मुझे इसका कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं है। उसने मेरी बेटी को मुझसे और मेरे परिवार से छीना था। मैंने उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए 3 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया था, लेकिन उसने मेरा ऑफर भी ठुकरा दिया था। फिर मैंने वही किया जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता था। इसके बाद टी मारुति राव और श्रवण राव एक एक करके घटना से पर्दा उठाते चले गए। प्रणय कुमार हत्याकांड की कहानी हिंदी फिल्म धड़क की रीमेक जैसी निकली थी। टी मारुति राव ने दामाद की हत्या कराने और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, उस पर पुलिस ने पूरी तरह से पानी फेर दिया था। पति की मौत से दुखी अमृता ने कहा कि मेरे शरीर में जो बच्चा पल रहा है, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगी कि मेरा बच्चा मेरी जनरेशन को आगे बढ़ाए और साथ ही देश के लिए अभियान चलाए जहां कोई भी किसी से भी प्यार कर सके। उधर प्रणय के पिता बालास्वामी ने यह आशंका जताई थी कि बहू अमृता का अपहरण करके उसे दूर ले जाया जा सकता है, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा की ज़रूरत है। टी मारुति राव एक बड़े आदमी हैं और वो कुछ भी करवा सकते हैं। तो इस मामले में जांच हुई, पिता और कई लोग पकड़े भी गए। तो इस तरह से ये मुकदमा कोर्ट में चलता रहा और अमृता वर्षिणी अपनी तरफ से इस मुकदमे में पूरी तरह से पैरवी करती रही। लेकिन अप्रैल 2019 में मारुति राव को जमानत मिल गई। ये बेल पर बाहर आया और इसके साथ साथ जो और बाकी आरोपी थे उन्हें भी जमानत मिल गई थी और जमानत के बाद मारुति राव फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट आया। और इस बीच यह मर्डर केस राव के गले की हड्डी बन चुका था। तो ये लगातार अपनी बेटी अमृता से संपर्क में आने की कोशिश कर रहा था और वो अमृता के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था ताकि इस केस को ख़त्म किया जा सके। किसी तरह से इस केस से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अमृता ने जो खोया था उसका दर्द कोई भी नहीं समझ सकता था। तो अमृता ने यह तय किया कि वो इस केस को कतई वापस नहीं लेगी। वो अपने फैसले से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और वो बहुत लगन और जोश जिद के साथ इस मर्डर केस को फॉलो कर रही थी। वो चाहती थी कि उसके पति के कातिलों को, चाहे वो उसके पिता ही क्यों न हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन कुछ समय पहले हैदराबाद के खैराताबाद के आर्य वैश्य भवन नाम के एक लॉज में उसके पिता टी मारुति राव ने आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें उन्होंने अपनी बेटी अमृता और पत्नी से माफ़ी मांगी थी। किसी जहरीली चीज़ को खाकर उसने सुसाइड किया था। उस सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हुए कहा था कि बेटी सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और अब से तुम अपनी माँ के साथ ही रहना, अकेली मत रहना। अब उसकी सुसाइड की वजह चाहे जो भी हो, चाहे उसने पछतावे में आत्महत्या की हो या फिर जेल में सज़ा होने के कारण की हो, लेकिन सच तो यही है कि एक करोड़पति व्यक्ति जो आजकल के विकसित ज़माने में रहते हुए भी जाति पाति और ऊंच नीच के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अब अमृता अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। उनका एक यूट्यूब पे चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।